हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रनिंग में है, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। एक्चुअल में बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले हमें 3 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना था। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है इंटरनल एनर्जी, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क की स्टडी करेंगे एंड देन हीट की स्टडी करेंगे। तो इस तरह से बेटा मैं हर एक क्वांटिटी को डिटेल में डिस्कस करूंगा, देन वी प्रोसीड फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ जाना था, ठीक है। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। क्या डिस्कस करेंगे आज? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो हर एक पार्ट को इक्वल एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल टू यू इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल गैस। और क्या बने थे बेटा, अगर मोनो एटॉमिक गैस की हम बात करें, मोनो एटॉमिक, तो इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। जिन बच्चों को डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर नहीं है बेटा, वो इससे प्रीवियस लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 2 को अच्छे से स्टडी करें, देन इस पे आए। इसके बाद बेटा ये एक्स एक्सिस में हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो देर आर 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स इन द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देर आर 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स इन द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहिए, इंटरनल एनर्जी कहिए, या एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहिए, ठीक है। तो ये जो इक्विपार्टीशन है, इक्विपार्टीशन, अगर मैं कहता हूँ बेटा टोटल एनर्जी है 100 से 99, तो वो 99 क्या होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 पैरामीटर्स है, तो तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ टोटल एनर्जी है से 120, तो कितनी आएगी? एक को मिलेगी 40 ईच। तो यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज की। The average, according to law of equipartition of energy, it states that the average energy associated with molecules, associated with molecule for each degree of freedom, associated with molecule for each degree of freedom is half kT, half kT, half kT। ये k क्या है बेटा? k लिख सकते हैं आप, या kb भी लिख सकते हैं, याद रखने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है k? क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.38 10 to power 23, 1.38 10 to power -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। और T क्या है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक और रिलेशन हमने पढ़ा है K और R के बीच में। K किसके इक्वल होता है बेटा? R/N। K इज इक्वल टू R/N। तो n यहाँ पे मैंने लिया एवोगैड्रोज नंबर, वैल्यू बेटा 6.023 10 to power 23। और r क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 8.314, कितनी होती है बेटा? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए और ये रिलेशन भी हम फर्दर यूज़ करेंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, जितनी भी एनर्जी है अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी आई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया 120 है और 3 है, तो एक को कितनी मिलेगी 40। तो एक को कितनी मिली बेटा, हाफ kT। कितनी मिली, हाफ kT। एक बार नोट कीजिए यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ठीक है, दीज आर सम एग्जाम्पल। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। एन से भी डिनोट कर देते हैं बेटा हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं, या फिर एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। और अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि अभी हमने देखा कितनी थी, हाफ kT। और अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पूछता हूँ तो मैं 1 मॉलिक्यूल, और वो भी कौन सा मॉलिक्यूल लिया हमने, मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक में हमें पता है 3 होते हैं, तो एक की हाफ kT है तो 3 की कितनी होगी, 3/2 kT। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनाएं F/2 kT, F/2 kT, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये जो एनर्जी है बेटा, एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल की एनर्जी कितनी होगी, 1 मोल, 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 kT मल्टीप्लाई बाय n। और हमने एक रिलेशन अभी डिस्कस किया था, K इज इक्वल टू R/n। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Kn। K इंटू एन की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, R, 3/2 RT। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिखूं तो F/2 RT। मोनोएटॉमिक के लिए F3 है, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला जो सभी के लिए आगे एप्लीकेबल होगा। मोनोएटॉमिक के डिस्कस कर रहे हैं, सेम डायटोमिक, सेम पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक गैस। अब ये जो एनर्जी है ये 1 मोल की एनर्जी है, किसकी है बेटा, 1 मोल एनर्जी। तो n मोल की एनर्जी कितनी होगी, n मोल। तो 1 मोल की इतनी है, तो n मोल की n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n, मोनोएटॉमिक के केस में n 3/2 RT। और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n F/2 RT। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, एक बार आपको अच्छे से माइंड में सेट करने पड़ेंगे, 2-3 बार मैं आज रिवीजन भी कराता हूँ इनका आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, करो बेटा, इनको नोट कीजिए। चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। इस बार मैं कंसीडर करता हूँ डायएटॉमिक गैस। तो आपको क्या बताया था बेटा, डायएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5। कैसे आए थे 5, क्या आपको ध्यान है, तो 3 ट्रांसलेटरी थे इसमें, और 2 क्या थे, 2 रोटरी। 3 ट्रांसलेटरी कौन से थे, हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz², ये 3 आपके ट्रांसलेटरी थे। और 2 रोटरी कौन से थे बेटा, इसमें 2 रोटरी थे आपके, हाफ i ओमेगा², ठीक है, हाफ iz ओमेगा z², ये 2 रोटरी थे। एक्स एक्सिस के अबाउट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट्स स्टार्ट, फिर से हम वही काम करते हैं। एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, हाफ kBT। यहाँ पे अगर अब डायटोमिक के लिए बतानी है आपको, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी, जनरल फॉर्मूला आपको याद हो, F/2 kT आया था। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो क्या आ जाएगा, 5/2 kT, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। एक मोल की एनर्जी कितनी होगी, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। कौन सी होती है बेटा डायटोमिक गैस, एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, लाइक H2, N2, O2, दीज आर द डायटोमिक गैस। तो 1 मोल ऑफ O2, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर।
एक एवोगैड्रोज नंबर से इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और k इंटू एन क्या होगा बेटा, r, f/2 RT। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। f की वैल्यू कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो ये आ जाएगा 5/2 RT 1 मोल के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि देयर आर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स n मोल ऑफ ऑक्सीजन। और n मोल के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 मोल की दिस मच, तो n मोल की n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने n से मल्टीप्लाई किया, जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा n/2 RT। एंड फॉर डायटोमिक गैस इट इज़ n 5/2 RT। तो ये फिर से मैंने वही फॉर्मूले लिटिल बिट चेंज किया है। जस्ट डायटोमिक के लिए हमने डिस्कस किए थे, पहले किसके लिए डिस्कस किए थे, एटॉमिक। यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार इन्फॉर्म करना चाहता हूँ बेटा, अगर वाइब्रेशनल कंपोनेंट गिवन है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हम क्या करते हैं उस केस में 2 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाइब्रेशनल के केस में +2 क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आ जाएंगे इन केस ऑफ वाइब्रेशनल। इन केस ऑफ वाइब्रेशनल। और क्या बताया हुआ है बेटा आपको, वाइब्रेशनल एट वेरी हाई टेम्परेचर। गैस की बात कर रहा हूँ, वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशनल कंपोनेंट की वजह से मोनोएटॉमिक का जो 3 होता था वो कितना हो जाएगा, 5, और डायटोमिक का जो 5 था वो कितना हो जाएगा बेटा, 7, इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक, इन केस ऑफ डायटोमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कितना बढ़ाना है आपको, +2 ऐड करना है। इज इट क्लियर, नोट डाउन। चलिए बेटा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि किस टाइप से ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द इंटरनल एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द एनर्जी, ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 एट 2 मोल्स ऑफ H2 कर लीजिए, या 3 मोल्स ऑफ H2 कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2 एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, देखो काइनेटिक एनर्जी मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, n मोल्स वाला। कौन सा, n मोल्स। तो क्या फॉर्मूला था बेटा, n F/2 RT, ये फॉर्मूला था हमारा। n कितना है, 3, n कितना है, 3F। कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 5, तो 3 5/2 R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मैं कंप्लीट लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि यूनिट का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। दिस इज 3 मोल। और टेम्परेचर हाउ मच, 300 केल्विन। कितना है टेम्परेचर, 300 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कट गया बेटा, मोल से मोल। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एनर्जी है, एनर्जी आंसर किस में आएगा आपका, जूल, आफ्टर कैलकुलेशन। फिर से देखिए n 3 गिवन है, H2 F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 2 एज इट इज़, R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन दिया मोल्स का। चलिए एक सिंपल एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं यहाँ पे। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल of argon at 300 केल्विन। अब मोल नहीं है, अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो और ये कौन सा है, मोनोएटॉमिक, दिस इज मोनोएटॉमिक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए F/2 kT। क्या लगेगा, F/2 kT। F कितना है, मोनोएटॉमिक गैस, F इज इक्वल टू 3, तो 3/2 K की वैल्यू आपको बताई 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और T कितना गिवन, 300 केल्विन। केल्विन ने केल्विन को काट दिया बेटा, तो आंसर आपका जूल में आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। इस टाइप से आपको करना है। करो बेटा, नोट करो। अभी तक बेटा हमने कई फॉर्मूले याद किए। एक लास्ट फार्मूला, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और है जिसका हम यूज़ करेंगे आगे चल के, तो वो भी आप याद कर लीजिए। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूले याद किए मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। वन मॉलिक्यूल,
हाफ kT और 1 मॉलिक्यूल्स मतलब 3/2 kT, तो ये हो जाएगा F/2 kT। और अगर मैं पूछता हूँ n मोल्स का क्या था बेटा, n मोल्स का कह रहा हूँ, 1 मोल का नहीं कह रहा, n इंटू F/2 RT। क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है इससे हम चेंज इन डेल्टा टेम्परेचर, चेंज क्या निकालेंगे, मीन्स इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डिफ्रेंशिएट। तो du इज इक्वल टू n, तो ये कांस्टेंट है, F/2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो चेंज होगा नहीं। तो ये जो टेम्परेचर है इसमें हम क्या लिखेंगे, dt। सिंपली हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। क्या किया है, डिफ्रेंशिएट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो u du ये सब कांस्टेंट और dt का क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर स्मॉल रेंज होती है तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा डेल्टा u फॉर n मोल्स, कितना आ जाएगा, n F/2 R डेल्टा t। एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए। कीजिए बेटा नोट इन तीनों को। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 बेटा आप देख रहे हैं, और इससे प्रीवियस लेक्चर 2, उसमें हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और अब जो दोनों का कंक्लूजन निकला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी वो डिस्कस करते हैं। एंड इनफ इंटरनल एनर्जी, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी, पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है बेटा U, ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा U। फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन। बताता हूँ अभी मैं क्या होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है बेटा, वो पैरामीटर्स होता है, जैसे प्रेशर टाइप, वो प्रॉपर्टी होती है जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, जस्ट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डेल्टा U इज ए स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, does not depends upon पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जो इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, ग्राफ से देखिए, ये 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, A इनिशियल B फाइनल, एक बार हम पाथ 1 से जा रहे हैं, एक बार पाथ 2 से जा रहे हैं। दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं PA, VA, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट A, PB, VB और इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट B, ठीक है बेटा। तो डेल्टा U कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा U निकालते हैं कभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी या किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द फॉर्मूला। तो मैं कह रहा हूँ ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती बेटा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इस रास्ते से जाओ, ये आप पाथ 1 से जाइए या पाथ 2 से जाइए, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो दोनों पाथ के सेम है। तो डेल्टा U फ्रॉम पाथ 1 इज इक्वल टू डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम पाथ सेकेंड, दोनों बराबर होंगे बेटा, इक्वल होंगे, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, because it does not depend upon path। इंटरनल एनर्जी और हीट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे बेटा, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं है। सारा का सारा जो चेंज आता है, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो आता है वर्क में। मैं आपको इंटीमेट करूँगा कि क्या चेंज है, कैसे चेंज है। अभी ये जो लेक्चर है केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंटरनल एनर्जी, ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम। लेट अस कंसीडर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है।
लेट अस कंसीडर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर से ए। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी ए बी सी डी ए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, और फाइनल क्या है ए, इंटरनल एनर्जी एट ए, इनिशियल भी क्या था, इंटरनल एनर्जी एट ए, इनिशियल ए से स्टार्ट ए पे ख़त्म, तो ये क्या होगा, 0। तो आपको याद रखना है बेटा, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस इज 0। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एक और पॉइंट देखते हैं बेटा इससे रिलेटेड। अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड, क्या था, डेल्टा यू, फिर से आपको बताता हूँ, यू फॉर एन मोल क्या आ जाएगा, एन टाइम्स F/2 RT, ठीक है। चेंज डी यू इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किया एन F/2 R dt, और स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू एन F/2 R डेल्टा टी। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, बताया था ना मैंने, आगे यूज़ करेंगे हम इसको। तो अगर मैं कहता हूँ बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, डू यू नो आइसोथर्मल प्रोसेस, पढ़ा होगा बेटा आपने, केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रहेगा इस प्रोसेस के अंदर। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 0। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, डेल्टा टी 0, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0। किस केस में, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। किस केस में बेटा, इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का बेटा आज हमने लेक्चर किया, लेक्चर 3 और इससे पहले प्रीवियस लेक्चर 2, दिस इज़ रिलेटेड टू ओनली फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वर्क। जब हमें अच्छे से इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट क्लियर होगा बेटा, उसके बाद हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखते रहिए बेटा, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।